नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि विधायक राजकुमार ने अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली में गृह मंत्री के साथ अमित शाह से मिले हैं विधायक राजकुमार, जो भाजपा में शामिल हुए हैं ताजा। और अब उनके मुलाकात की तस्वीरें आई हैं। कल ही कांग्रेस से भाजपा में वो शामिल हुए थे। तो कल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं पुरोला सीट से विधायक राजकुमार। और अब आज ये तस्वीर आई है जहां भाजपा में शामिल होने के बाद गृह मंत्री से मुलाकात हुई है। शिष्टाचार भेंट हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है, क्योंकि देखिए चुनावी साल है तो हर तस्वीर, हर मुलाकात के बेहद खास मायने। और ऐसे में भाजपा के साथ इस वक्त पर जुड़ रहे हैं पुरोला से विधायक राजकुमार, जो कल ही शामिल हो चुके हैं। कल भी तस्वीरें आई थी जब सीएम के साथ, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ तस्वीर आई थी। और आज ये तस्वीर भी बेहद खास है। देखिए, गृह मंत्री के साथ मुलाकात करती हुई पुरोला से विधायक राजकुमार की। देहरादून से खबर है, उधर सैन्य धाम को लेकर सीएम ने बैठक की है। 1 अक्टूबर से भाजपा शहीद सम्मान यात्रा निकालेगी, ये खबर मिल रही है। यात्रा में शहीदों के घर की मिट्टी को सैन्य धाम में लाया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो सैन्य धाम की जो तैयारी है उसकी एक अहम कड़ी है कि जो तमाम शहीद हैं उनके घर से मिट्टी को लाया जाएगा सैन्य धाम में, या इसकी नींव में उसका ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो देहरादून में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। सैन्य धाम बनाने की कवायद है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड से सेना को लेकर एक अलग भावना रही है युवाओं में। और यहाँ के जो मिट्टी के लाल हैं वो देश के लिए सेवा करते आए हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सैन्य धाम की परिकल्पना की गई थी और अब इसे धरातल पर लाया जा रहा है। और क्या कुछ चल रहा है हम जानते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। तो पंकज, अब कहां तक आगे बढ़ गई है पूरी प्रक्रिया सैन्य धाम को बनाने की? कितनी रूपरेखा तैयार हो गई है और ये कड़ी कितने मायने रखती है? बिल्कुल, इसमें तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी बैठक ले रहे हैं सैन्य धाम को लेकर। और इसमें संभवतः इस तरह की सूचना मिल रही है कि सैन्य धाम को बनाने को लेकर एक तिथि तय की जा सकती है कि शिलान्यास किस दिन सरकार को इसमें करना है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि सरकार किस तरह से इसको आगे बढ़ाने जा रही है। क्योंकि 1 अक्टूबर से भाजपा पूरे प्रदेश भर में शहीद सम्मान यात्रा निकालेगी। उसमें सभी जितने भी उत्तराखंड के शहीद हुए हैं अलग अलग जगहों पर, उनके घरों पर जाकर उनके आंगन से मिट्टी लाई जाएगी और उस शहीद जो सैन्य धाम बनाया जा रहा है उसमें उसको समर्पित किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरह से भाजपा का ये चुनावी एजेंडा भी है कि किस तरह से जो तमाम उत्तराखंड के सैनिक हैं, वीरों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, उनके सैनिकों को किस तरह से अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाए। लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके घरों से एक युवा भारतीय सेना में कहीं ना कहीं वो रहता है और उसी रूप में इसको देखा जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि सैन्य धाम के रूप में भाजपा बहुत आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इसके सापेक्ष हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आए थे, उन्होंने देहरादून के मन से ये ऐलान किया था कि उत्तराखंड में 4 धाम तो हैं ही, लेकिन 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम उत्तराखंड में बनाया जाएगा। उसको लेकर पिछले 4.5 सालों से भाजपा सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई है। पिछले दौरान नगर निगम में तकरीबन 50 बीघे के जमीन सैधारा रोड पर जो टंचिंग ग्राउंड के लिए दी गई थी उस पर शिलान्यास भी किया गया था। उसका निरीक्षण भी मुख्यमंत्री थे उस वक्त तत्कालिक त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने किया था। लेकिन विवादों की वजह से उसमें सैन्य धाम नहीं बनाया जा रहा था। अब मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सैन्य धाम बनाने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और 50 बीघे की जमीन तकरीबन ये चिन्हित हो गई है और उस पर शिलान्यास और पूजन का काम इसमें अब किया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार सैन्य धाम के निर्माण के लिए आगे कदम बढ़ाने वाली है। और संभवतः जब पूरे प्रदेश भर में शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाएगी उसके बाद नवंबर के पहले सप्ताह में इसका शिलान्यास किया जा सकता है। ये आज पूरी तरह से बैठक में तय किया जाएगा। जी बिल्कुल पंकज, क्योंकि देखिए भावनात्मक रूप से शहीदों के परिवार को जोड़ा जाएगा इस रैली के जरिए। और ये सिंबॉलिक ही होगा या फिर उनके नाम की पट्टी या फिर कुछ और तरीके की सहूलियत या कुछ इस तरीके का आश्वासन भी मिलेगा इन परिवारों को?
देखिए, हर तरह से कोशिश ये की जाएगी कि जो भी उत्तराखंड के शहीद हुए हैं उनको हर तरह से सम्मान दिया जाए। राज्य सरकार अपने इस तरह से सम्मान दी जा रही है और सैन्य धाम बनाने का मकसद ही सरकार का ये है कि जो भी उत्तराखंड के लाल शहीद हुए हैं उनका सलापट लगा जाए, उनकी मूर्तियाँ वहाँ पर लगा जाए और एक शहीदों के रूप में यदि कोई उस सैन्य धाम में घूमने जाता है तो एक यादगार रहे, भावनात्मक तौर से उससे जुड़ा जा सके। ये तमाम चीज़ें इस धाम में रहेंगी और इसका एक पूरी तरह से एक पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। एक जो चार्ट होता है, पूरा प्लान तैयार करके उसको धरातल पर किस तरह से उतारा जाएगा, उसी को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। कितनी होगी, अंदाजा है कुछ पंकज? पूरा प्लान तैयार करके सैन्य विभाग दो। देखिए, इसमें अभी संख्या एग्जिट संख्या में नहीं पता है कि किस तरह की संख्या हो सकती है, क्योंकि हजारों से ज़्यादा जो शहीद हैं उत्तराखंड के वो अलग अलग जगह पर शहीद हुए हैं देश सेवा में। बिल्कुल, अब चलिए इसी जरिए पता चलेगा कि अब ये जब सम्मान यात्रा निकलेगी, हर एक घर जाकर मिट्टी लाने की जो बात कह रहे हैं पंकज, जिससे ये भी पता चलेगा कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड का सेना के भीतर और ये सम्मान का विषय है। शुक्रिया पंकज, जो बातचीत आपसे हुई और जो जानकारी आपने दर्शकों तक दी। अब हम आगे बढ़े, बात कर लें हरीश रावत को एक बार फिर उनकी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के धारचूला से विधायक हैं हरीश धामी। इन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी सीएम फेस पर हरीश रावत की घोषणा ना करके गलती कर रही है। धामी ने कहा कि अगर हरीश रावत को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना लेगी, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं करके गलती कर रही है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी कहा कि हरीश धामी पार्टी से इस बात को कई बार कह चुके हैं, हाईकमान से भी अपनी बात रख चुके हैं। हालांकि गोदियाल ये भी कहते हुए में नजर आए कि हाईकमान का जो फैसला होता है वही अंतिम फैसला है। केवल कांग्रेस में ही गलती इतनी हो रही है, अगर हरीश रावत जी को नेतृत्व ये दे दें, हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव की अगर घोषणा कर दें, तो मैं आज भी वादा कर रहा हूँ कि आप जिस तरह से 57 विधायकों में जो है भाजपा ने सरकार बनाई, हम 57 को भी पार करके सरकार बनाएंगे। हरीश धामी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और ये उनकी इच्छा है। वो अपनी बात को कई बार कह चुके हैं और हाईकमान से भी अपनी बात को कहेंगे। हाईकमान जो तय करेगा उस पर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। उधर भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 26 और 27 सितंबर को देहरादून में होने जा रही है, जिसे लेकर महिला मोर्चा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी। उन्होंने ही बताया कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष होंगी और इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। ये भी कहती हैं कि महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन पर चर्चा होगी। मुझे बहुत अत्यंत खुशी है कि केंद्र ने इस समय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तराखंड में रखी है और हम पूरे उत्तराखंड की महिला मोर्चा पूरी तरह से तैयार है और बढ़िया कार्यक्रम हम 26-27 को यहाँ पर करेंगे। और काशीपुर जिले की दशकों पुरानी मांग सहित कई और मांगों को लेकर काशीपुर महानगर कांग्रेस ने दर्जनों कार्यकर्ताओं ने काशीपुर के एमपी चौक पर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान स्थानीय विधायक मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। कांग्रेस महानगर कमेटी काशीपुर जिले की मांग कर रही है, महंगाई पर रोक लगाने की मांग कर रही है, तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की भी मांग सामने आ रही है। इसके अलावा स्थानीय लोग जो हैं वो और भी अपनी मांगों को लेकर इस प्रदर्शन में शामिल हैं। नगर कांग्रेस कमेटी अपने समस्त कांग्रेस परिवार के साथ और काशीपुर की सम्मानित जनता के साथ आज सुबह 10 बजे से सारा दिन और आज सारी रात। और उत्तराखंड में पहली से 5वीं तक के स्कूल खोलने के लिए सरकार आगामी कैबिनेट में ये फैसला ले सकती है, ये बताया जा रहा है। शिक्षा मंत्री अरविंद ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की वजह से छोटे बच्चों के स्कूल तो फिलहाल बंद हैं, जबकि कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। अरविंद पांडे ने यह भी कहा कि छोटे बच्चों के स्कूल को किसी दबाव के लिए नहीं खोला जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप सुनिए। किसी के दबाव के लिए या किसी के नुकसान या किसी की सहूलियत के लिए नहीं, हमारे स्कूल खुलने चाहिए और बिल्कुल इसके नियमित सरकार समीक्षा कर रही है। लेकिन बच्चों के जीवन को बचाने से बड़ा कोई दायित्व सरकार का हो नहीं सकता, इसलिए बच्चों के जीवन पर कोई दिक्कत ना आए। इस नाते सरकार इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की कोई स्पष्ट गाइडलाइन जब तक नहीं आती है, हम छोटे बच्चों के स्कूल खोलने में हमको दिक्कत आएगी।
लेकिन इस प्रस्ताव को भी हम आगामी कैबिनेट में लाएंगे और सरकार की सामूहिक रूप से निर्णय लेगी कि स्कूल खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। और उधर देहरादून नगर निगम में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। इनकी कई मांगे हैं और इसी को लेकर ये कार्य बहिष्कार हुआ है। एक दिन के सामूहिक अवकाश पर नगर निगम के कर्मचारी और पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं नई भर्तियां भी होनी चाहिए, इनका हेल्थ कार्ड होना चाहिए, वाहन भत्ता, ऐसी कई मांगे हैं जिसे लेकर आज ये कार्य बहिष्कार पर है। और कहते हैं कि 20 सितंबर से पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार कर देंगे, ऐसी चेतावनी दे रहे हैं। तो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बीते 2 साल से 4 धाम में चल रहा तीर्थ पुरोहितों का धरना मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी केदारनाथ में जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से 30 अक्टूबर तक मामले को सुलझाने का आश्वासन तो दिया गया है और इसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने आज होने वाली महारैली को स्थगित भी किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि सीएम के आश्वासन के बावजूद तय समय तक अगर मांगों पर कार्यवाही नहीं होती है तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा। वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 30 अक्टूबर तक का उन्होंने हम चारों धामों से समय मांगा है और 13 तारीख को हमारी एक महारैली होने वाली थी, तो उनके कहना अनुसार हमने जो है इस रैली को स्थगित कर दिया है फिलहाल। और हमारा केदारनाथ में जो कार्मिक अनशन है वो हमारा चालू रहेगा। हमारी एक ही मांग है, देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होगा तब तक हमारा कार्मिक अनशन जारी रहेगा। और 30 तारीख के बाद भी यदि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड खत्म नहीं किया तो 30 तारीख के बाद हमारा जो है उग्र आंदोलन की चारों धामों में तैयारी है। जय श्री केदार। आइए बात अल्मोड़ा की करते हैं। ऐतिहासिक नंदा देवी मेला है जिसकी धूम दिखाई दे रही है। धार्मिक आस्था से लबरेज नंदा देवी में आज कदली के खंभों को माता के जयकारे और परंपरागत अनुष्ठान के बाजार में शोभा यात्रा के साथ निकाला जाएगा। देखिए ढोल नगाड़ा और कलश माथे पर लिए ये सुंदर सी जो रैली निकल रही है ये पारंपरिक विधा है। और देखिए इस मेले में लोग आते हैं, शामिल होते हैं। इन खंभों से ही राजेश्वरी नंदा सुनंदा देवी की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है जो लेकर ये लोग जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। चंद शासकों के वंशजों ने ये काम किया था, उसके बाद ये रीत बन गई। यहाँ के लोग इसी तरीके से इसी खंभे से प्राण प्रतिष्ठा करके नंदा देवी के परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ पूजा पाठ करते हैं और स्थापना की जाती है। और पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर मदम महेश्वर धाम के शीर्ष में बूढ़ा मदम महेश्वर भगवान बसे हुए हैं। और यही तीनों ओर का जो भूभाग है वो मखमली बुग्यालों और एक ओर से भोजपत्रों से ढका हुआ है। तो इस खूबसूरत वादी के बीच में एक इतिहास छुपा हुआ है और यहीं पर देवी देवताओं का वास कहा जाता है। देवभूमि है, लेकिन देवभूमि के कई हिस्सों को अगर आप जाके देखेंगे तो कुछ ऐसी ही कथा कहानियां किंवदंतियां आपको मिलेंगी। लेकिन जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इस वक्त और भी खूबसूरत हो गई हैं क्योंकि मौसम की वजह से इन पहाड़ियों पर बर्फ नजर आ रही है और चारों तरफ से कहीं बुग्याल तो कहीं बर्फ, कहीं पहाड़ी से और थोड़े से मैदानी के बीच में जो धाम है वो इसके आकर्षण का केंद्र है। और पौड़ी पुलिस की बात कर ले, जहां अग्निशमन टीम ने पहले हुए भीषण अग्निकांड की घटना से सबक ले लिया है और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, पेट्रोल पंप हो, धर्मशाला हो, वहां पर जितने भी अग्निशमन उपकरण हैं उनको जांचना शुरू कर दिया है ताकि दोबारा अग्निकांड शहर में ना हो पाए। आपको बताएं इससे पहले एक रेस्टोरेंट में और एक स्टेशनरी में देखते ही देखते ऐसी आग लगी कि वो पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। और इस घटना से सबक लेने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम एक्टिव है। इन दुकानदारों, रेस्टोरेंट, होटल और धर्मशालाओं इत्यादि में पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया गया जिसमें कई जगह खामियां भी पाई गई हैं, तो उनको निर्देशित और यहाँ पे हम अपने द्वारा नोटिस जारी कर रहे हैं। उसके बाद उनको एनओसी के लिए यूके फायर सर्विस में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आमंत्रित किया जा रहा है और उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।
और देहरादून के सौड़ा सिरोली घूमने गए एक युवक पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया है। सूचना मिलते ही रायपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वन विभाग की टीम को इस बारे में जानकारी दी। वहीं अस्पताल ले जाते वक्त घायल युवक ने दम तोड़ दिया। आपको बताएं, युवक अपने दोस्त के साथ माल देवता के पास सौड़ा सिरौला घूमने गया था। बड़कोट से बड़ी खबर मिल रही है। नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया है। यमुनोत्री हाईवे NH 94 बंद हो गया है। सिलक्यारा के पास बंद होने की खबर है। पहाड़ी से मलबे की वजह से ये हाईवे बंद है। और खबर ये भी है कि एक कार चपेट में आ गई है मलबे के। हालांकि इसमें जितने लोग थे वो सुरक्षित हैं। आज भी भारी बारिश का अलर्ट मिल रहा है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। आपको बताएं तो लगातार मौसम की मार झेल रहे उत्तराखंड को अभी भी राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कई जिलों में भारी बरसात हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 15 तारीख के बाद से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से लगातार पहाड़ी दरक रहे हैं। खांगरा खेड़ा खाल मार्ग की आप बात करते हैं तो 30 मीटर का जो इसका हिस्सा है वो धंस चुका है। अब यही वजह है कि कई गांव के लोगों के सामने आने जाने की दिक्कत हो गई है। रास्ता बंद है, जरूरी काम के लिए शहर तक जाना है, लेकिन ये परेशानी अब लोगों के लिए आम हो चुकी है। 2-3 दिन से लगातार बारिश आ रही थी और इस बारिश ने इस टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। यही हमारी रोड, ये कांडे वाली रोड हो गई, चाहे खेड़ा खाल वाली हो गई, चाहे हमारे बैरांगड़ा कमोल्डी वाली हो गई, और चाहे हमारे ये मोलखा खाल वाली रोड हो गई। और चाहे रुद्रप्रयाग में अन्यत्र रोडें भी कहीं जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। आज हम यहाँ, कल हमें सूचना मिली तो हमने देखा कि यहाँ पे आज इसका निरीक्षण किया गया। अभी हमने जेई से फ़ोन किया, यहाँ पे बोगड़ा जी हैं, और उनसे फ़ोन से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि काम तुरंत लग जाएगा। तो वहीं कर्ण प्रयाग की भी आप बात करें तो बारिश की वजह से पूरी तरह से लोगों की जिंदगी प्रभावित है। घर की बात करें तो जमीन के नीचे धंस रहे हैं। अब इससे बाकी घरों में भी डर है। इसी को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने जितने भी प्रभावित लोग हैं उन लोगों से बातचीत की है और कहा है कि सुरक्षित दीवार बनाई जाएगी, भूस्खलन से रोका जा सके और कम से कम लोगों के घर सुरक्षित रहें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और इन दिनों उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। केदारनाथ धाम में पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है और यही वजह है कि केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला पैदल रास्ता है, बारिश की वजह से कई जगह बंद पड़ा है। इसके साथ ही बारिश की ही वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कामों को भी अगर आप देखते हैं तो वो प्रभावित चल रहे हैं। दूसरे चरण का काम दिसंबर महीने तक पूरे होने का लक्ष्य है। उधर केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी है और इसी वजह से धाम में भी तापमान गिरा है, ठंडक बढ़ी है। तो वहीं पिथौरागढ़ में भी भूस्खलन की वजह से रास्ते बाधित चल रहे हैं। जो बीसा बजेड़ है, यहां पर भूस्खलन की वजह से मलबा और उसके बाद जो स्थिति है वो देखिए इन तस्वीरों में। यहां दिक्कत यह भी है कि कई गाड़ियां इसी मलबे में फंसी हुई हैं। आने जाने में दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि मलबे की वजह से ये रास्ता बंद हो चुका है। दोनों साइड गाड़ियां खड़ी हैं। आगे बढ़ने से पहले इस मलबे का हटना जरूरी है। तो पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं और कमी-बेश पहाड़ से हर एक इलाके से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि पहाड़ दरकने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।